जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर से गणित के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या है हमारे पास, जैसे निम्न रैखिक समीकरणों से युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं या असंगत है, हमको ये बताना है। तो यहाँ पर हमको एक क्वेश्चन ए दिया है और दूसरा क्वेश्चन ए दिया है कि इनको बताना है कि कौन सा इसमें संगत होगा और कौन सा इसमें असंगत होगा। तो मैं आप लोगों के लिए छोटा सा यहाँ पर थोड़ा सा एक सूत्र लिख देता हूँ, संगत के लिए और असंगत के लिए, सबके लिए, ठीक है। संगत और असंगत सबके लिए रख देता हूँ। भाई देखिए क्या होता है कि A1 बटा A2 बराबर इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। अभी मैं इसके सबके बारे में बता रहा हूं, तो हमको तीन टाइप से मिलते हैं। देखिए A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। और तीसरा क्या हमारे पास, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। अगर जब हम इसकी तुलना करके इनको आपस में ऐसे निकालेंगे, दोनों मान आपस में बराबर नहीं होंगे, तब इसके क्या क्या हल हो सकते हैं। पहला तो देखिए यह प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगा। और दूसरा क्या होगा, यह संगत होगा, प्रतिच्छेदी संगत। और तीसरा क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। भाई अद्वितीय हल होगा, ठीक है। अब आते हैं, अगर दो ठो बराबर है, दो समीकरणों को अभी हम दिखाएंगे कैसे, बस इसके बारे में थोड़ा जानिए कि अगर दो ठो बराबर हो और तीसरा नहीं बराबर हो, तब इनके हल क्या होंगे। पहला कंडीशन बनेगा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। हाँ, और दूसरा क्या बनेगा कि यह समांतर है। क्या है? समांतर है। यह क्या है भाई? समांतर है। और तीसरा बनेगा कि यह असंगत है। तीसरा क्या बनेगा? असंगत। अब देखिए इसी प्रकार से इसको देखते हैं, जो लास्ट वाला है। अगर तीनों बराबर हैं तो इसके क्या होते हैं, कहेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। और दूसरे कंडीशन में क्या इसका बनेगा, संगत हो गया। क्या हो गया भाई? संगत हो गया। अपरिमित रूप से अनेक हल और दूसरे कंडीशन में क्या बनेगा इसका, संगत हो गया। और तीसरा क्या होता है इसका, संपाती होता है। क्या होता है? संपाती होता है। तीसरा क्या हो गया? संपाती। हाँ, तो इसी में से कोई ना कोई फॉलो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। इसमें से आपको एक तो जरूर क्वेश्चन बनेगा 1-2 नंबर में कि भाई अब दो ठो आपको समीकरण दे दिया जाएगा, उसमें पूछेगा कि प्रतिच्छेदी है, समांतर है, संपाती है, ये तीनों में से पूछेगा। तो जो फॉलो होगा वो आपको बताना है। और दूसरे टाइप से क्या पूछेगा, संगत है, असंगत है, संगत है। जो फॉलो हुआ उसको बता देंगे हम। और तीसरे टाइप से क्या पूछेगा, अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो इस प्रकार से यह आपको क्वेश्चन पूछेगा। देखिए जैसे मैं पहले क्वेश्चन बताता हूं, हमें क्या दिया है, देखिए x प्लस वाई बराबर, इधर बराबर 5 है ना, बराबर 5 लिख देते हैं। अगला क्या दिया हमें, कामा 2x प्लस 2y बराबर क्या दिया भाई, 10 दिया है। अब हम देख रहे हैं कि 2 से पूरा डिवाइड हो जा रहा है। 2 से क्या हो जा रहा है, पूरा डिवाइड हो रहा है। 2 से काट देंगे इसको, तो x हो गया प्लस y हो गया और 2 पच्चे 10। तो सेम इक्वेशन बन गई कि नहीं। देखिए इसके सामने कुछ नहीं, क्या मान लिए 1, और इसके सामने भी कुछ नहीं, क्या मान लिए 1। यहां पर भी सेम प्रोसेस है। यानी यहां पर देखिए ऊपर वाला जो पहला समीकरण है और जो दूसरा समीकरण है, पहले समीकरण में हम सबको A1 A2 A1 B1 C1 के रूप में दर्शाएंगे सभी मानों को, और दूसरे समीकरण में हम सभी मानों किसके रूप में दर्शाएंगे, A2 B2 और C2। हाँ, एक कंडीशन है कि यहाँ जो भी हो इसको इस साइड ला कर रखते हैं, यहाँ पर जो भी इसको इस साइड लाना है। चलिए देखते हैं। A1 के वैल्यू कितना हो गया हमारे पास, 1 हो गया, कुछ नहीं, क्या है, 1 है। B1 का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास, 1 हो गया। अब C1 का वैल्यू क्या है हमारे पास, देखिए इधर प्लस 5 है, बराबर किधर लाएंगे तो -5, यानी C1 का वैल्यू कितना मिल गया, -5। अभी हम इसमें बताएं नहीं, A2 के रूप में चलते हैं। A2 बराबर कितना मिल गया हमें, 1 मिल गया। B2 बराबर कितना मिल गया, 1 मिल गया। और C2 बराबर देखिए इधर +5 है, इधर आया तो -5, सेम मिल गया ना। अब यहां से हम निकालते हैं A1 बटा A2। A1 का वैल्यू 1 है और A2 का भी वैल्यू 1 है, तो टोटल हमें क्या मिला, 1। अगला निकालते हैं B1 बटा B2।
देखिए इसकी दोनों की वैल्यू सेम है तो यानी क्या मिल गया, 1 मिल गया। अगला हमें क्या मिलता है, C1 बटे C2 बराबर, देखिए यहाँ पर -5 है, -5 रख देते हैं, और यहाँ पर भी -5 है, -5 रख देते हैं। कुल काट पीट कर हमको क्या मिला, 1। देखिए माइनस माइनस से गया प्लस बचा, 5 से 5 गया, 1 बचा। तो यानी देखिए क्या मिला हमको कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। इस टाइप का फॉलो हुआ ना, और इस टाइप का फॉलो हुआ तो और पूछा क्या था, केवल संगत असंगत के लिए पूछा था। तो जब ऐसा फॉलो होता है तो क्या आता है भैया, संगत है। तो लिख देंगे अतः दिए गए समीकरण का हल क्या है, एक संगत है। अतः दिए गए समीकरण का मान संगत है, जो पूछा है उसके अनुसार। ठीक है, कैसा हल मिला उसका, हमें संगत मिला। अगला इस टाइप देखते हैं, इसमें जो है दूसरा, इसको थोड़ा देख लीजिए, इसको हटा देते हैं हम। हाँ दूसरा देखिए इसमें क्या करा है कि x माइनस वाई, अब देखिए इधर +8 है, इसको इधर लाएंगे तो -8 बराबर क्या बचा, 0। इसे समीकरण 1 बना लेते हैं। इसमें देखिए हम 3 से डिवाइड कर दे, 3 से कट नहीं रहा है, जब नहीं कट रहा है तो उसको उतार लेते हैं इसे। 3x माइनस 3y, अब देखिए इधर +16 इधर आया तो -16 बराबर 0। इसको क्या ले लेते हैं, समीकरण 2। सेम तुलना करेंगे A1 से, तो A1 का वैल्यू कुछ नहीं तो 1 हो गया। B1 बराबर कुछ नहीं भाई, हाँ चिन्हों को थोड़ा ध्यान रखेंगे, यहाँ पर कितना है -1 हो गया। और C1 बराबर कितना है हमारे पास, -8। A2 वाले प्रोसेस पे चलते हैं। A2 बराबर कितना हमारे पास, 3 हो गया। और B2 बराबर कितना हमारे पास, -3 हो गया, कामा C2 बराबर कितना हो हम लोग पास, -16 है। सारे मान को हम इस तरह रख दिए एक एक करके। अब देखेंगे क्या फॉलो हो रहा है। चलिए पहले हम निकालते हैं A1 बटे A2। A1 का वैल्यू 1 है और A2 का वैल्यू कितना है, 3, यानी हमको कितना मिला, 1 बटे 3। B1 बटे B2, ठीक है। अब इसका -1 है हमारे पास, इसका कितना है -3, दोनों को माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 1 बटे 3। यानी लास्ट हमारे पास क्या बचा है उसको देखते हैं, C1 बटे C2। यहाँ पर देखिए C1 का वैल्यू -8 है और C2 का वैल्यू कितना है, -16। काट देंगे 8 दूना 16, और माइनस माइनस क्या हो गया हमारे पास, प्लस हो गया भाई। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। देखिए यानी 1 बटा 3 और 1 बटा 3, यह दोनों तो बराबर है ना। चलिए इसको करते हैं, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2। हाँ ये दोनों हमको बराबर मिल गए हैं, लेकिन क्या यह C1 बटे C2 के बराबर है, नहीं, क्योंकि इसका मान देखिए 1 बटा 3 है और इसका मान कितना है, 1 बटा 2 है। यानी C1 बटे C2, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 इज इक्वल नॉट क्या हमारे पास, C1 बटे C2, कि मतलब 2 ठो बराबर है और 1 ठो बराबर नहीं है। तो इसमें देखिए ऐसा कब फॉलो होता है, 2 ठो बराबर हो और 1 ठो बराबर नहीं हो, तो इसके लिए उसका हल क्या मिलता है, हमें असंगत मिलता है। हाँ अगर क्वेश्चन पूछेगा तो संगत पूछा है तो असंगत पूछेगा, इसमें प्रतिच्छेदी तब नहीं पूछेगा। अगर प्रतिच्छेदी पूछेगा तो उसके साथ पूछेगा कि समांतर है कि समपाती है, इन तीनों कंडीशन में पूछेगा। या अगला पूछेगा कि अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, ऐसे पूछेगा। तो यही मेन है इसमें, और इसमें 100% श्योर रहिएगा कि एक क्वेश्चन जरूर इसमें पूछता है भाई, एक क्वेश्चन इसमें से जरूर पूछता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमें क्या कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो हमें मानना पड़ेगा क्योंकि हमको पता नहीं है। चलिए तो हम मानते हैं, लिखेंगे माना पहली संख्या, हाँ माना पहली संख्या x है, माना पहली संख्या x है, तथा दूसरी संख्या को भी मान लेते हैं, दूसरी संख्या y है। माना दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना, उन्हें ज्ञात करना है। तो हम पहली संख्या मान लेते हैं x है और दूसरी संख्या y है। फिर बोला है कि प्रश्नानुसार क्या बोला है, दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, तो कह देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या करा है कि दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं
का अंतर कितना है 26 है। चलिए लिखते आगे। दोनों संख्याओं, तो दोनों संख्याओं कौन थे, पहली संख्या x थी और दूसरी संख्या y थी, इनका अंतर पूछा है तो क्या लगाएंगे माइनस, कितना है 26 है, यानी समीकरण 1 क्या हो गया, समीकरण 1। इसको हम समीकरण 1 बना देते हैं। पुनः दिया है, चलिए पुनः दिया है भाई, पुनः क्या दिया हमें वो देखते हैं। कर एक संख्या यानी जो पहली संख्या है, हाँ लिख देते हैं, थोड़ा से लिखे रहेंगे तो अच्छे से नंबर मिलता है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, कितनी है 3 गुनी है, 3 गुनी ही ने कहा है, हाँ 3 गुनी है। तो हम लिखते हैं कर एक संख्या, जो एक संख्या है वह दूसरी संख्या के 3 गुनी करने के बावजूद क्या है उससे, उसके बराबर है। एक संख्या जो है दूसरी संख्या की क्या गुनी, 3 गुनी कर दे तब उसके क्या है बराबर है, यानी इसे हम क्या बना लेते हैं समीकरण 2। अब हमें अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है, यदि हम समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख दें, कौन सी विधि है, प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि यूज कर रहे हैं हम लोग, प्रतिस्थापन विधि। हाँ, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि क्या होता है कि हम किसी इक्वेशन मतलब किसी समीकरण में को लेकर उस समीकरण का मान पहले समीकरण या दूसरे समीकरण में रखें, तो वही क्या होता है प्रतिस्थापन, मतलब प्रतिस्थापित करना है। तो हम कह देंगे भैया कि यहां से जो समीकरण 2 का मान, किसका, समीकरण 2 का मान किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। हाँ, समीकरण 2 का मान भाई किस में रखते हैं, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या है, पहले समीकरण 1 को लिखते हैं, यहाँ थोड़ी सूझ देख लीजिएगा। x माइनस वाई, एक मिनट, हाँ x माइनस वाई बराबर कितना दिया है 26 दिया है। अब समीकरण 2 हम लोगों के पास कितना है, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 3y है, तो यहाँ पर रखते हैं x की वैल्यू 3y माइनस वाई बराबर 26। अब चलिए 3y में से 1y गया भाई, कितना बचा हमारे पास 2y बराबर 26। अब देखिए 2 से इसको काटेंगे तो यह कितनी बार गया, 13 बार गया, तो यानी y बराबर क्या मिला हमें 13 मिला, y बराबर क्या मिल गया 13। तो जो दूसरी संख्या है वह 13 मिल गया। अब चलिए y का मान रखते हैं भाई, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x माइनस वाई बराबर 26। तो x माइनस वाई का वैल्यू कितना है 13, 13 रख देते हैं बराबर 26। ठीक है, y की वैल्यू कितने रख दिए हम लोग 26 रख दिए। तो x, एक मिनट, y की वैल्यू 13, तो x बराबर कितना हो गया हम लोग पास, अच्छा समीकरण 2 में रख रहे हैं, एक मिनट, y का मान हम यहां से समीकरण 1 में रखेंगे, किस में रख रहे हैं, समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हम लोगों के पास कितना है, x बराबर 3y है, कितना है x बराबर 3y, तो x बराबर 3 गुणे y की वैल्यू कितना है 13, तो x बराबर कितना मिला हमें 13 तिया 39। देखिए जो पहली संख्या है, ठीक है, और दूसरी संख्या की कितनी है 3 गुनी की बराबर है। तो यहाँ पर हम प्रूव कर दिए कि जो पहली संख्या है, पहली संख्या क्या है हमारे पास x, तो x कितना है 39 और दूसरी संख्या कितना है 13, तो पहली संख्या दूसरी संख्या क्या हो गई 3 गुना। तो लिखेंगे अतः पहली संख्या 39 व दूसरी संख्या क्या है हमारे पास 13 है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए खूब अच्छे से। और चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हम लोगों के लिए क्या करा है कि 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसको किस विधि से हमें हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो देखिए 3x माइनस वाई बराबर 3, तो प्रतिस्थापन विधि के लिए हम पहले समीकरण 1 और 2 बनाते हैं। तो समीकरण 1 बन गया। अब देखिए हमारे पास समीकरण 2 में क्या दिखाई दे रहा है, 9x माइनस 3y बराबर 9। अगर हम कोई काट रहे हैं, देखिए 3 से काट रहे हैं, तो 3x माइनस वाई, अब बराबर क्या हो गया हमारे पास 3 त्रिका 9, समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 और 2 एकदम हमको सेम दिखाई दे रहे हैं।
यदि हम प्लस माइनस करके देखिए, पहले विलोपन से चेक कर लेते हैं कि अगर हम समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, ठीक है, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो इसमें जो वैल्यू हमको दोनों की वैल्यू कट जाएगी आपस में, तो दोनों की वैल्यू कट जाएगी तो कह देंगे इसका कोई भी हल नहीं है। क्या उत्तर लिख देंगे भाई, कोई भी हल नहीं, क्योंकि हम x का मान मतलब x का मान पता ही नहीं कर पाएंगे, ना ही y का मान पता कर पाएंगे। नहीं, देख लीजिए थोड़ा से कि हम क्या करें, अगर समीकरण 1 और 2 को क्या कर रहे हैं, यहाँ से घटा रहे हैं विलोपन के विधि से, तो घटा रहे हैं, देखिए 3x माइनस वाई, बस चेक कर रहे हैं, 3 घटाते वक्त चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। देखिए y भी कट गया, x भी कट गया और a भी कट गया, सारा कट गया, सारा कट गया तो क्या हुआ, कुछ मिला, कुछ नहीं मिला, सारा कट गया तो कुछ नहीं मिला। हाँ, यहाँ से कोई अगर कुछ नंबर चेंज कर लेते हैं तो हम लगा सकते हैं। चलिए, तो यही हमारा क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। तो कोई ना कोई एक विधि, प्रतिस्थापन विधि, जैसे हम थोड़ा से आप लोगों को दर्शाने के लिए लेते हैं, x माइनस वाई बराबर 5 ले लेते हैं और x माइनस 2y बराबर 8 ले लेते हैं। इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं प्रतिस्थापन विधि से। समीकरण 1 हो गया हमारे पास, समीकरण 2 हो गया, तो हम कह देंगे समीकरण 1 से, किससे कह देंगे भाई, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमें क्या करा है, x माइनस वाई बराबर 5, किसी एक को इधर रोकना है और बाकी को इस तरफ भेजना है। x को रोक रहे हैं, इधर देखिए क्या है, 5 है, इधर माइनस वाई, उधर गया तो क्या हो गया, प्लस वाई। इसको क्या बना लेंगे, समीकरण 3। हाँ, बस इतना ध्यान रखना है कि जिस समीकरण से इसका मान निकाले हैं उस समीकरण में इसे नहीं रखना है। हाँ, तो इसको हम x का वैल्यू किस में रख रहे हैं, समीकरण 2 में। कहेंगे x का मान कहाँ पर रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। चलिए, x का मान समीकरण 2 में रखते हैं, समीकरण 2 यही है हम लोग पास, x माइनस 2y बराबर 8। तो x की वैल्यू कितनी है हम लोग पास, 5 प्लस वाई माइनस 2y बराबर 8, ये x की वैल्यू है। तो चलिए रख देते हैं। अब देखिए 5, अब देखिए यहाँ पर क्या हमारे पास बचा, 2y में से 1y गया तो माइनस y। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि माइनस की जो सामने नंबर है माइनस के बाद वो क्या है, बड़ा, इसलिए हम माइनस का चिन्ह रख दिए हैं। बराबर क्या हो गया हमारे पास, 8 हो गया। माइनस वाई बराबर 8, इधर देखिए माइनस 5, तो माइनस वाई बराबर कितना हो गया हमारे पास, 8 में से 5 गया 3, और y बराबर कितना मिला, -3। तो y बराबर जब हमें -3 मिला है तो अब हम स्वतंत्र हैं, y का मान किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं, 1 2 3 किसी भी समीकरण में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान किस में रख देते हैं भाई, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में जब हम y का मान रख रहे हैं तो समीकरण 1 है क्या हमारे पास, x माइनस वाई बराबर 5, x माइनस, और देखिए यहाँ पर माइनस पहले से और 1 हमें y का वैल्यू मिला है -3 बराबर 5, तो x माइनस माइनस क्या हो गया, +3 बराबर 5। तो x बराबर क्या हो गया, 5 - 3, और घटा देंगे तो x बराबर हम लोग के पास कितना मिला, 2। x की वैल्यू 2 मिल गई और y की वैल्यू कितनी मिल गई, -3 मिल गई। तो यही हमारे पास प्रतिस्थापन विधि होता है। यह भी देखिए, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि, इन तीनों में से एक क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। ऐसे ही आपको समीकरण दे देगा, बोलेगा कि इसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए या फिर इसे बोलेगा विलोपन विधि से सॉल्व कीजिए। तो ऐसे ही चलिए अगले वीडियो में देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 का विविधकर तथा समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। हमें इसका विविधकर बताना है। तो देखिए क्या दिया गया हमारे पास, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। तो हम विविधकर का सूत्र होता है d बराबर, विविधकर को किससे दिखाते हैं, d से दिखाते हैं। d बराबर क्या मिलता है हमारे पास, b स्क्वायर माइनस 4ac, क्या मिलता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए सारे वैल्यू को निकालते हैं। पहला जो होता है वो a का वैल्यू हो गया 3 हो गया, और दूसरा जो होता है वो b का वैल्यू हो गया 2 हो गया, और लास्ट वाला जो होता है वो c का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। यानी d बराबर हमें क्या मिला, b का वैल्यू कितना है 2 का स्क्वायर करते हैं, और -4 गुणे a का वैल्यू कितना है हम लोग पास 3 गुणे c का वैल्यू कितना है 1, 2 का स्क्वायर कितना है 4, और देखिए 4 3 12 का टोटल हटा देंगे, यहाँ से कितना मिला हमें -8।
डी का वैल्यू कितना मिला -8। तो हम यहाँ से आप लोग छोटा से एक बता देते हैं कि अगर डी का मान 0 से बड़ा हो, अगर डी का मान 0 से बड़ा हो तब उसके मूल कैसे होते हैं, मूल उसके वास्तविक होते हैं, मूल वास्तविक होते हैं। क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। कब होते हैं, जब d का मान 0 से बड़ा हो तब। अब दूसरे केस में जब d बराबर 0 हो, जब d बराबर 0 हो तो मूल क्या होते हैं, मूल बराबर वास्तविक होते हैं। क्या होते हैं भाई, मूल जो है मूल बराबर वास्तविक होते हैं, बराबर वास्तविक होते हैं। ठीक है, तब मूल क्या होते हैं, बराबर वास्तविक होते हैं। मूलों की प्रकृति तब क्या होती है, बराबर वास्तविक। यदि d का मान 0 से छोटा हो, देखिए इसे ग्रेटर देन बोलते हैं, इसे लेस देन बोलते हैं। यदि d का मान 0 से छोटा हो तब मूल क्या होते हैं, हमारे मूल वास्तविक नहीं होते हैं, मूल वास्तविक नहीं होते हैं, या दूसरे नाम से हम इसे जानते हैं मूल काल्पनिक होते हैं। दूसरे नाम क्या है भाई, मूल काल्पनिक है। मूल क्या है, काल्पनिक है। तो यही है, देखिए इसको जरूर देख लीजिएगा। और विविधकर में से 2 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि इस टाइप का आपको समीकरण एक दे देगा और पूछेगा कि विविधकर ज्ञात कीजिए तथा मूलों की प्रकृति बताइए कि वास्तविक है कि वास्तविक नहीं है, कि मूल बराबर वास्तविक है या फिर मूल काल्पनिक है। तो ये आपको बस 3 चीज़ों को याद रखना है कि अगर d का मान जो है कि 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक होते हैं, अगर d का मान 0 के बराबर हो तो मूल बराबर वास्तविक होते हैं, अगर d का मान 0 से छोटा हो तो मूल वास्तविक नहीं होते, यानी क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं। बस इन्हीं बातों को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर से कुछ क्वेश्चनों को जो बहुत खोजने पर मिली है हमको। तो यहाँ पर मैं उन सब क्वेश्चनों को बताऊंगा। मात्र 3 क्वेश्चन है, इनमें से ये क्वेश्चन नहीं आएंगे तो इस जैसा जरूर एक क्वेश्चन आएगा आप लोगों के लिए। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 12 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। पिता व पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो हमें पिता की और पुत्र की क्या बताना है, वर्तमान आयु। तो हम मानेंगे भाई, क्या मानेंगे कि माना, ऐसे सवालों में माना जाता है, माना, मामा पे चले गए, माना पिता की आयु, पिता की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। माना पिता की आयु x वर्ष है तथा पुत्र की आयु y वर्ष है। अब हमें क्या करा है कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो प्रश्नानुसार आपको सब कुछ लिखना होगा कि दिया है, क्या दिया है प्रश्न में देखिएगा, करा है कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो यानी जो पिता की आयु है उसे हम लोग क्या माने हैं, x माने हैं, और यह किसके, अपने पुत्र की आयु के 3 गुनी के क्या है, बराबर है, यानी समीकरण 1। हाँ, क्योंकि भाई देखिए पुत्र की जो आयु है उसको 3 गुना करेंगे तब न जाके वो पिता की आयु के बराबर होगा। तो यानी इस समीकरण इसका कैसे बनेगा कि x जो पिता की आयु है वो उसके पुत्र की आयु की क्या है, 3 गुने के बराबर है, यानी हमारा समीकरण यहाँ बन गया। अब क्या करा है, दूसरी केस में करा है 12 साल बाद, तो यहाँ पर लिखेंगे 12 साल बाद, 12 साल बाद पिता की वर्तमान आयु, 12 साल बाद पिता की वर्तमान आयु। तो 12 साल के लिए बाद पूछ रहा है ना, तो क्या लगा देंगे, x + 12। हाँ, बाद जब कहे, पश्चात कहे तो हम प्लस लगाते हैं, अगर पूर्व कहे, पहले कहे तो हम क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। 12 वर्ष तो क्या हो जाएगी, x + 12 वर्ष हो जाएगी। इसी प्रकार 12 साल बाद, 12 साल बाद पुत्र की वर्तमान आयु,
पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, x प्लस पुत्र की क्या माने हम लोग, पुत्र की क्या माने, y माने है ना, तो y प्लस 12 वर्ष। अब पुनः प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है वो देखेंगे। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या कर रहा है कि 12 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी है। 12 साल बाद पिता की आयु, तो पिता की आयु कितनी है, x प्लस 12 है। 12 साल बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु यानी y प्लस 12 उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी के क्या है, बराबर है। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, आयु दोगुनी होगी पिता व पुत्र की, यहाँ पर दोगुनी दिया है भाई, 3 गुनी नहीं दिया है। 3 गुनी पहले में दिया था और यहाँ पर क्या दिया है, 2 गुनी दिया है। तो थोड़ा सा यहाँ हटाते हैं इसको, चलिए 2 गुनी होती है तो 2 गुनी कर दिए। अब थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 12 बराबर 2 का गुणा कर दिए तो 2y हो गया और 12 दूना कितना हो गया, 24 हो गया। ठीक है, अब 12 दूना 24। चलिए इसको हम देखते हैं यहाँ से, x माइनस 2y, क्योंकि इधर प्लस था इधर लाए माइनस हो गया, बराबर इधर प्लस 24 है प्लस 24 हो गया, इधर प्लस 12 उधर गया तो माइनस 12। तो x माइनस 2y बराबर 24 में से 12 गया 12, समीकरण 2 क्या बना लिए, समीकरण 2। अब इसे हम देखिए समीकरण 1 से हमें क्या मिला है कि x बराबर 3y, समीकरण 1 से क्या मिला है हमें, x बराबर 3y। तो सिंपल सा रख देंगे भैया x का मान किस में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। हाँ, यहां पर x का मान लिख दीजिएगा, चाहे यहां पर लिख दीजिएगा समीकरण 1 का मान, समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है हमारे पास, यहीं पर है, x माइनस 2y बराबर कितना है, 12, यही समीकरण 2 है। और इसी में हमें क्या रखना है, x की वैल्यू कितनी है, 3y। तो यहाँ पर x की जगह 3y रख दिए और माइनस 2y, तो बराबर कितना हो गया, 12। अब 3y में से 2y गया भैया y, बराबर क्या हो गया, 12। y का मान कितना मिल गया हमें, 12 मिल गया। चलिए अब y का मान हम चाहे समीकरण 2 में रख दें चाहे समीकरण 1 में रख दें। y का मान किस में रख दें, चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसका मान, y का मान। तो y का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x बराबर 3y है। समीकरण 1 क्या है, x बराबर 3y। तो x बराबर 3 गुणे y की वैल्यू कितनी है, 12, गुणा कर देते हैं 12 तिया 36। तो लिखेंगे अतः पिता की वर्तमान आयु 36 वर्ष है। अब 36 वर्ष कैसे आया, क्योंकि हम x बराबर क्या माने थे, पिता की आयु। तो पिता की आयु कितनी मिल गई हमें, 36 वर्ष। तथा पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, देखिए x पुत्र के लिए क्या माने थे, y माने थे ना, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी मिल गई, 12 वर्ष है। ये हमें पूछा था भाई। इसी प्रकार से ऐसे क्वेश्चन एक जरूर पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, आपको पिता पुत्र कुछ भी इसके जगह अन्य को दे सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।